शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं आपकी चल रही थी, जिसमें हमने शुरुआत से आपको वर्णमाला पढ़ा दिया है, संधि के बारे में पढ़ा दिया है और रस के बारे में पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, अभी इसका पिछला ही टॉपिक था रस, जिसके 10 पार्ट लगभग आए थे। आपको विस्तृत तरीके से रस पढ़ा दिया गया। अगर आपने उस वहां से देख लिया है तो उम्मीद करता हूँ उससे बात प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, अगला आपका टॉपिक हो गया शब्द रचना। इसमें हम आपको शब्द रचना के जितने प्रकार हैं और उनमें भी जो आपका मुख्य रूप से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या कारक, ये सारी चीजों का हम अध्ययन इसी टॉपिक में करेंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, यहाँ से 2-3 प्रश्न आना ही तय होता है। तो शब्द रचना आज का आपका टॉपिक होगा। आज से शुरुआत है, इसका पार्ट 1 है। ठीक है, हालांकि आपने इसे आरंभ की एकेडमिक लेवल में भी पढ़ा होगा। संज्ञा सर्वनाम आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज है, थोड़ा सा ये मॉडरेट लेवल का है। यहाँ पे आपको पूरे शब्द को विभाजित करके बताया गया है कि शब्द रचना में क्या क्या होते हैं और उस हिसाब से आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, शब्द, हालांकि वर्णमाला भी मैं आपको बता चुका हूँ। शब्द सार्थक होते हैं और निरर्थक, दो तरीके के होते हैं। एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। ठीक है, शब्द के प्रकार, निरर्थक का मतलब कोई अर्थ नहीं होता, सार्थक अर्थ ही हिंदी में कार्य करता है। तो मैंने इस शब्द के लिए एक डिफिनेशन लिख दी है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्णों के समूह को ही से ही शब्द बनता है। जो ध्वनियों का मेल होता है उससे जो एक सार्थक वर्णों का समूह निर्मित होता है वही शब्द होता है। जैसे आप कुछ भी बोल दें, जैसे जल बोल दिया आपने, इसमें क्या है, ज की ध्वनि है और ल की ध्वनि है। इनका जब मेल हुआ है तो क्या हो गया, वर्णों का समूह एक बन गया है, दो वर्णों का समूह बन गया है। अब ये एक अर्थ दे रहा है तो ये क्या हो गया, जल। जल क्या हो गया, एक तरीके का क्या हो गया, शब्द हो गया। ठीक है, हालांकि ये सब चीजें आपको वर्णमाला में बताई गई हैं, अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द रचना। ठीक, शब्द रचना हमें देखनी है। शब्द रचना में आपको इन 5 चीजों को देखना है। पहला है रचना व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या भाषा के आधार पर, अर्थ या शब्दार्थ के आधार पर, फिर रूप, विकार या बनावट के आधार पर और शब्द शक्ति के आधार पर। इन 5 प्रकारों को आपको विभाजित करके एक एक टॉपिक को इसको पढ़ना है। ठीक है, आप इनकी कॉपी पे अपने ग्राफ को बना लीजिएगा। रचना व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द संरचना क्या होती है, उत्पत्ति भाषा, अर्थ शब्दार्थ, रूप विकार या बनावट या शब्द शक्ति। ठीक है, ये सारे इसके क्या है, प्रकार है। 5 क्या है, इसके प्रकार हैं। इनको जब आप एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको इसमें ऋण, यौगिक, योगऋण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तद्भव, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीज इसमें समाहित है। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये सारी चीजें क्या है, इन सारी चीजों के ये एक समाहित किए हुए आपका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, वही शब्द रचना है। तो आइए एक एक चीज को देखते हैं। शुरुआत करते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। देखिए, जो हमने 5 प्रकार बताए उसमें पहला है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, हमने 5 प्रकार आपको बताया शब्द रचना का, उसमें से अब एक एक को हम पढ़ रहे हैं। पहला है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, आपका टॉपिक है शब्द रचना, उसमें पहला रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। देखिए, रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर भी शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक और योगऋण। ठीक है, अगर आपने पहले भी नाम इसका हो सकता है सुना हो। तो रचना, और जब आप कभी कभी प्रश्न यहीं से पूछ दिया जाता है कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसे आप लिख भी लीजिएगा। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऋण, यौगिक और योगऋण, यही तीनों प्रकार हैं। अब देखिए, ऋण शब्द कौन कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जिनका खंडन करना संभव न हो, अर्थात जिनका खंडन न किया जा सके, वह शब्द ऋण शब्द होता है। ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, वो शब्द क्या होते हैं, ऋण शब्द होते हैं। अगर आप इसका खंडन करेंगे तो वह निरर्थक हो जाएगा, मतलब वो अर्थ नहीं देगा। अगर आप जबरदस्ती खंडन कर रहे हैं तो वो अर्थ नहीं देगा, निरर्थक हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सकता वह ऋण शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण पे दिया है, पत्थर, कमल, हाथी, स्त्री, मिट्टी, रोटी, पानी।
देखिए इन सारे शब्दों को आप खंडित नहीं कर सकते, अगर खंडित करेंगे तो ये निरर्थक हो जाएंगे, जो ये अर्थ दे रहे हैं वो अर्थ नहीं देंगे। जैसे पत्थर को अगर आप तोड़ना है, जैसे कमल ही ले लीजिए, तो अगर आप इनके वर्णों को अलग अलग कर देंगे तो ये कोई अर्थ नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सकता वह क्या होते हैं, ऋण शब्द होते हैं। अगर यहीं पर अगर विद्यालय लिखा होता, विद्यालय, तो ये ऋण शब्द नहीं है, क्योंकि इसका खंडन किया जा सकता है। विद्या धन आलय, मतलब विद्या का जो आलय है वो क्या है, विद्यालय है। तो विद्यालय क्या है, ऋण शब्द नहीं है, इसका वो आप खंडन कर सकते हैं। आप संधि पढ़े होंगे तो उसमें मैंने आपको ये बताया है, ठीक है, पीछे के पार्ट में जब मैंने संधि पढ़ाई है तो उसमें इसको खंडित करके मैंने बताया, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो ये विद्यालय तो ये पूरा एक शब्द हुआ, लेकिन ये खंडित भी हो जाता है विद्या धन आलय में, लेकिन ये सारे शब्द खंडित नहीं होते, इसलिए ऋण शब्द होते हैं। ये ऋण नहीं है, ये यौगिक शब्द, क्योंकि ये दो पार्टों में विभाजित होता है और दोनों पार्ट इसके अर्थ देते हैं। विद्या भी अपना एक अर्थ देता है, आलय भी अपना एक अर्थ देता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, अगर ये शब्द खंडित होते हैं तो वो निरर्थक अर्थों में चले जाते हैं, तो वे क्या होते हैं, ऋण शब्द होते हैं, ठीक है। तो आप फिलहाल इतना ही लिखिएगा और उसके नीचे इन सारे शब्दों को लिख लीजिएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे शब्द, जैसे हाथ हो गया, ये क्या है, ऋण शब्द है। हाथ को आप अलग करेंगे, अगर हाथ शब्द को अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं देगा, हा अलग हो जाएगा, था अलग हो जाएगा। उसी तरीके से कलम हो गया, मैंने कमल लिख दिया, कलम हो गया, पेन हो गया, ये सारे शब्द क्या है, ऋण शब्द है, अर्थात इनका अलग करने पर कोई अर्थ नहीं आएगा। जैसे इसको अलग करने पर विद्या धन आलय आ रहा है, विद्या धन आलय दोनों शब्द मिलकर तब विद्यालय बना रहे हैं ना, तो ये यौगिक में आ जाएगा, ये ऋण नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था, बाकी ये सारे चीजों को आप लिखिएगा ऋण शब्दों में। पहला इसका ऋण शब्द हो गया। दूसरा अब आइए यौगिक शब्द देखते हैं। जब आप यौगिक को देख लेंगे तो ये और स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों इसे ऋण कहा गया है, ठीक है। तो आइए यौगिक शब्दों को देखते हैं। यौगिक शब्द, ठीक है, आपने ऋण शब्द को देख लिया, यौगिक शब्द देखिए। आप अगर यौगिक को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं तो आप अपने आप ऋण शब्द को समझ जाएंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यौगिक शब्द जिनका खंडन किया जा सके, ऋण शब्द क्या था, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे जिनका खंडन किया जा सके, अर्थात दो शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है, वहां पे यौगिक शब्द होता है, ठीक है। जिसका खंडन किया जा सके, अर्थात दो शब्दों से मिलकर एक सार्थक नया शब्द बन जाता है, वहां पर यौगिक शब्द होता है। जैसे आप उदाहरणों के माध्यम से समझिएगा, जैसे विद्यालय, विद्यालय क्या है, इसका खंडन किया जा सकता है। अगर खंडन किया जा सकता है अर्थात यौगिक शब्द, लेकिन आगे भी है, अर्थात दो शब्दों से मिलकर नया शब्द बन जाए। दो शब्दों से मिलकर क्या हो गया, नया शब्द बन जाता है। जैसे विद्यालय किससे बना है, विद्या धन आलय, इन दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बन गया क्या, विद्यालय। तो विद्यालय क्या है, यौगिक शब्द। कन्या दान, कन्या और दान दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द क्या बन गया, कन्यादान। उसी प्रकार से देखिए संयोग, सम धन योग, दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बन गया, अर्थात ये दोनों तो खंडित भी हुए ना, खंडन हुआ ना। संयोग, अगर आप यहां से देखेंगे तो इन दो रूपों में खंडन हुआ, सम धन योग। अगर यहां से देखेंगे तो दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बन गया, संयोग। जैसे ढोलकी, अगर इसका खंडन करेंगे तो होगा ढोलक धन ई, लेकिन अगर आप परिभाषा यहां से देखेंगे तो देखिए ढोलक और ई से मिलकर क्या बन गया, ढोलकी। दो शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द बन गया, ढोलकी, ठीक है। तो इसी तरीके से अन्य उदाहरण देखिए, लोकप्रिय, लोक और प्रिय से मिलकर क्या बना, लोकप्रिय बना। घुड़सवार, घुड़ और सवार से मिलकर बना। प्रतिदिन, दोनों दो शब्दों से मिलकर बना है एक शब्द प्रतिदिन। ये सब क्या है, सार्थक शब्द हैं, लेकिन इनका खंडन भी किया जा सकता है, अर्थात दो शब्दों से मिलकर ये बने हुए शब्द हैं, इसलिए यौगिक हैं। जलधारा, जलधारा, नवयुवक, नवयुवक, ठीक है। अगर आप यौगिक शब्दों के उदाहरण देखेंगे तो इसमें आपको संधि मिलेगी, समास मिलेगा, उपसर्ग मिलेंगे, प्रत्यय मिलेंगे। इन सारे शब्दों को अगर आप पाएंगे, अगर आप संधि पा रहे हैं, समास पा रहे हैं, उपसर्ग प्रत्यय पा रहे हैं, तो वो निश्चित तरीके से यौगिक शब्द होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, विद्या धनालय, विद्यालय, ये क्या है, संधि, विद्या धनालय, आ और आ स्वर संधि, ठीक है। कन्यादान, ये क्या है, समास है, कन्या का दान। संयोग, देखिए सम, सम क्या है, उपसर्ग है, सम धन योग, संयोग, सम क्या है, उपसर्ग है, तो उपसर्ग भी है।
ढोलक ध्वनि, ई क्या है? प्रत्यय है। जो लास्ट में लगता है वो प्रत्यय होता है, जो शुरू में लगता है वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो ये प्रत्यय भी है। तो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से मिलकर भी यौगिक शब्द बनते हैं। ये आप इस तरीके से भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है, इन उदाहरणों के माध्यम से। तो अपने ऋण को देख लिया, यौगिक को देख लिया। अब दोनों में आप अंतर समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे सारे शब्द क्या हो रहे हैं? खंडित हो रहे हैं। और एक, या तो आप दो शब्दों से मिलकर नया शब्द बना दे रहे हैं, या किसी सार्थक शब्द को खंडित कर रहे हैं, तो उसका भी एक अर्थ आ रहा है, ठीक है। जैसे कन्या और दान, ये भी क्या है? अपने आप में एक अर्थ दे रहे हैं। तो ये क्या है? खंडन भी हो रहा है। और इसके जस्ट विपरीत था ऋण शब्द, जिसमें खंडन नहीं होता था। तो क्या थे? ऋण थे, लेकिन इसमें खंडन हो रहा है, तो ये यौगिक है, ठीक है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अब आइए देखते हैं एक लास्ट आपका है योग ऋण। योग ऋण मतलब ऋण भी है और योग के साथ ही है, मतलब योग भी हुआ है उसमें, लेकिन वो ऋण हो जा रहा है। उसका क्या हो रहा है? इसके और इसके मिश्रित रूप में है वह योग ऋण, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं, स्पष्ट समझ में आएगा योग ऋण क्या है। देखिए तीसरा है आपका योग ऋण, ठीक है। अपने ऋण और यौगिक को समझ लिया। अब देखिए योग ऋण, वे शब्द जो अन्य शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन अंत में वे अपना अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ की तरफ इशारा करने लगते हैं, वो योग ऋण शब्द होते हैं। वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, किंतु एक विशेष अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं, अर्थात अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे अर्थ के लिए चिन्हित हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? योग ऋण शब्द होते हैं, ठीक है। आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, किंतु एक विशेष अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? योग ऋण शब्द होते हैं। कैसे होते हैं देखिएगा। जैसे पंकज, पंकज मतलब क्या होता है? पंक मतलब कीचड़, पंकज मतलब कीचड़ में जन्मा। तो कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। तो देखिए कीचड़ और जन्म दो शब्द तो यहाँ आए, अर्थात यौगिक का रूप तो आया, लेकिन ये किसके लिए विशेष अर्थ में हो गया? कमल के लिए हो गया। तो कमल क्या है? ऋण है, अर्थात यौगिक का अर्थ तो दे रहा है, लेकिन ये लास्ट में क्या हो जा रहा है? ऋण हो जा रहा है, इसलिए इसे योग ऋण कहा जाता है। जैसे देखिए शैलजा, शैलजा मतलब, शैल मतलब पर्वत होता है, शैलजा मतलब पर्वत में जन्मी। तो पर्वत में जन्मी, दो शब्दों का मेल तो हो जा रहा है, मतलब अन्य शब्दों से तो ये बन ही रहे हैं। जैसे शैलजा पर्वत में जन्मी, लेकिन एक विशेष अर्थ में ये ऋण हो जा रहे हैं, अर्थात शैलजा मतलब पार्वती जी को कहा जाता है, मतलब पर्वत में जन्मी है पार्वती। जैसे चक्रपाणी मतलब हाथ में जिनके चक्र है, यहाँ भी दो दो शब्दों या अन्य शब्दों से मेल हो रहा है, अर्थात यौगिक का रूप आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई शब्दों का मेल हो रहा है, या अन्य शब्दों का मेल हो रहा है, या दो शब्दों का मेल हो रहा है, चक्रपाणी। लेकिन ये विशेष अर्थ में क्या हो जा रहा है? ऋण हो जा रहा है, क्योंकि ये चक्रपाणी, चक्र और पाणी मतलब चक्र, चक्र जो होता है हथियार जिसे कहते हैं, और ये पाणी मतलब हाथ की उंगलियों में है। तो ये किसके लिए हो जा रहा है? विष्णु जी के लिए हो जा रहा है। तो विष्णु शब्द क्या हो जा रहा है? ये ऋण ऋण हो जा रहा है, इसलिए इसे योग ऋण कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा और उदर, यहाँ भी दो शब्द आ गए, लेकिन ये विशेष अर्थ में किसके लिए ऋण हो गया? गणेश जी के लिए। तो ये क्या है? शब्द ऋण शब्द है, लेकिन इसी का समानार्थक क्या है? यौगिक के तरह है, लंबोदर, लेकिन ये विशेष अर्थ में क्या हो गया? गणेश हो गया। सिरफिरा, सिर और फिरा दो शब्द आ गए, लेकिन ये सनकी के रूप में हो गया, अर्थात ऋण हो गया। दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके, मतलब जिसके 10 सिर हैं। तो लेकिन यहाँ पे 10 और आनंद दो तो हुए, मेल हुआ, अर्थात यौगिक का रूप तो आया, लेकिन ये अर्थ में एक विशेष अर्थ आ गया रावण का। तो रावण शब्द क्या हो गया? ऋण हो गया। तो इसीलिए इसे योग ऋण कहते हैं, मतलब ये लास्ट में एक विशेष अर्थ देता है जो ऋण हो जाता है, उसका खंडन नहीं हो पाता, इसलिए इसे योग ऋण की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। तो इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं, बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो इस तरीके का आपको उदाहरण मिलेंगे। आप सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है बहुव्रीहि समाज के उदाहरण को अगर आप देखेंगे, ये सारे उदाहरण बहुव्रीहि समाज के हैं। तो ये क्या होते हैं? योग ऋण होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो आपने ऋण, यौगिक, योग ऋण देख लिया, किसके आधार पर? रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक, योग ऋण। बहुव्रीहि समाज का उदाहरण किस प्रकार के शब्दों का है? तो योग ऋण शब्दों का है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। बाकी
ये डिफिनेशन नोट कर लीजिए, और ये शब्दों को आप समझने का प्रयास करिएगा। 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के पार्ट में इतना ही। पहला आपका प्रकार समाप्त हुआ, अब दूसरा है व्युत्पत्ति हो गया। अब रचना या बनावट के आधार पर हम देखेंगे। ठीक है, अगला पार्ट में। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले पार्ट में।